चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि ऑर्गेनाइजिंग है उसके केस स्टडी डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। इसी तरीके से इसी चैप्टर से पहले जितने चैप्टर हैं आपके 1 से लेकर चैप्टर 4 तक वो सारे मैंने केस स्टडी बेस और थ्योरी बेस क्वेश्चंस उनके डिस्कस किए हैं। तो आपको केस स्टडी बेस क्वेश्चन की जो लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा थ्योरी बेस क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हर चैप्टर से, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं जिस क्वेश्चन नंबर 1 से। निशांत हैज़ जॉइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी। निशांत जो हैं वो क्रिएटिव हेड की पोस्ट पे एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन हुए। ही ऑलवेज इंश्योर्स दैट द वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी। हमेशा ये ध्यान देते हैं कि जो काम है वो स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होना चाहिए, यानी स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। और वो ये भी ध्यान देते हैं कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखना चाहिए। विच स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज़ मेंशन इन द अबव लाइन। तो इन लाइन्स में जो एक प्रोसेस है हमारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग का, वो कौन सा प्रोसेस यहाँ डिस्कस हो रहा है। सो योर आंसर इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ही है टू ग्रुप सिमिलर नेचर वर्क टुगेदर। आप सिमिलर नेचर वर्क को या एक्टिविटीज़ को एक ही ग्रुप में इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Rajesh has started a new project in which he makes sure that at the time of distribution of work, right person should be given the right work. राजेश जो है एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो ये ध्यान देते हैं कि जो भी काम दिया जा रहा है वो सही पर्सन को दिया जाए, यानी सही वर्क जो है वो राइट पर्सन को मिलना चाहिए जो उसके लिए क्वालिफाइड है। एंड हु शुड रिसीव ऑर्डर, और ये भी ध्यान देते हैं कि कौन ऑर्डर रिसीव कर रहा है, और बीइंग आंसरेबल टू होम, और कौन किसको आंसरेबल है, यानी किसको जवाबदेही बनती है वर्क को वापस रिटर्न करने में, यानी कि काम कंप्लीट होने के बाद उसकी रिपोर्ट कौन किसको देगा, ये भी ये इंश्योर करते हैं। ध्यान देते हैं कि ये भी क्लैरिफाई कर दिया जाए हमारी स्पेशलिस्ट टीम की तरफ से। विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन दिस केस स्टडी। यहाँ पे कौन सी स्टेज आपकी परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की राजेश की तरफ से। तो यहाँ पे आंसर है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हैज़ बीन परफॉर्म इन दिस केस। दो काम हो रहे हैं, एक तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है कि पर्सन शुड गिव द राइट वर्क टू द राइट पर्सन। ठीक है, राइट पर्सन को आप राइट वर्क दें, तो ये चीज़ क्या है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ शो करता है। और वहीं पर आप एक लाइन और देख रहे हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि ऑर्डर कौन किसको दे रहा है और कौन किसको आंसरेबल है, ये भी मेंशन किया जा रहा है। तो ये चीज़ क्या है आपकी इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये दो प्रोसेस यहाँ पे जो राजेश हैं परफॉर्म कर रहे हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सम फ्रेंड्स ज्वाइन टुगेदर एंड सेट अप अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। कुछ फ्रेंड्स एक साथ ज्वाइन हुए, उन्होंने एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट की। देयर कंपनी मेक्स 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। उनकी कंपनी ने चार डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए। 3 प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सक्सेसफुली लॉन्च, जिसमें से 3 प्रोडक्ट जो हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए। बट द कंपनी हैज़ नॉट सक्सीडेड टू लॉन्च द 4th प्रोडक्ट। लेकिन जो 4th प्रोडक्ट है वो अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाया मार्केट में। What sort of organization structure in your view might have been adopted by the company। तो कंपनी की तरफ से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग इन्होंने अडॉप्ट किया था। सो योर आंसर इज़ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक डिविजनल होता है। जब आप कई सारे मल्टी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो फिर आप किस तरह का स्ट्रक्चर अपनाते हैं, डिविजनल अपनाते हैं, जिसमें हर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और वहीं जब आपकी कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बन रहा होता है, सिंगल लाइन प्रोडक्ट बन रहा होता है, और उसके लिए आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। मिस सुधा इज़ वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी। सुधा जो हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे काम करती हैं। शी डिवाइडेड द वर्क अमंग हर सबॉर्डिनेट। उन्होंने वर्क को डिवाइड किया अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच इन अकॉर्डेंस विद देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी जैसी सबॉर्डिनेट्स की इंटरेस्ट एबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम दे दिया गया। नॉट ओनली दिस, शी इवन गेव देम ऑल द अथॉरिटीज़ टू टेक डिसीजंस रिलेटिंग टू देयर वर्क।
और साथ ही साथ काम से रिलेटेड अथॉरिटीज़ भी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि वो डिसीजंस ले सकें। At the end of the fourth month of the year, it was found that Mr. Raj had not achieved his target. अब फोर्थ मंथ में फाइंड आउट किया गया कि मिस्टर राज जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं कर पाए, अपने हिस्से का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ही वॉज लैगिंग फार बिहाइंड हिज टारगेट, वो अपने टारगेट से काफ़ी दूर थे। मिस सुधा आस्क्ड हिम टू गिव द रीज़न विद इन 2 days, तो मिस सुधा ने उनसे कहा कि आप हमें 2 दिन में रीज़न दीजिए वाई हिज परफॉर्मेंस वॉज लो, आपका परफॉर्मेंस जो है वो लो क्यों रहा है, इसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। With which concept of management the conversation between Miss Sudha and Mr. Rajesh refer to? यहाँ पे मिस सुधा और मिस्टर राज के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है? सो योर आंसर विल बी अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट मांगी है मिस सुधा ने, ठीक है। मिस सुधा ने उनसे रीज़न पूछा है कि आप बताइए कि आपका काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ टाइम से। सो अकाउंटेबिलिटी यानी यहाँ पे जो राज हैं वो जवाब देंगे, रिपोर्ट देंगे अपने काम की, किसको? मिस सुधा को। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हैव यू एवर पेड अटेंशन टू हाउ द स्कूल फेट विच यू इन्जॉय सो मच एक्चुअली टेक प्लेस? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जो स्कूल फेट होती है जिसको आप इतने अच्छे से इन्जॉय करते हो वो एक्चुअली कैसे प्लेस लेता है या कैसे उसमें काम होता है? ओके, नेम wait what goes on behind the scenes to make it the desired reality you want, यानी कि आपके फेट को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। द होल एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप ईच डीलिंग विद द स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पे सारे काम को इक्वली डिवाइड किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में और सबके स्पेसिफिक एक कमेटी बनाई जाती है, जैसे फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, टिकटिंग कमेटी एंड सो ऑन। दीज आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, सारी कमिटीज़ जो हैं, ये एक ऑफिशियल इंचार्ज की नज़र में होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप्स आर इस्टेब्लिश अमंग वेरियस ग्रुप्स टू इनेबल स्मूथ इंटरेक्शन, और कोऑर्डिनेशन भी इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच बनाया जाता है और क्लैरिटी दी जाती है कि किसको कितना हर ग्रुप के लिए कंट्रीब्यूशन में कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हाफ है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है नेम दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ फॉलोड ओवर हियर। यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए कई चीज़ों की बात हो रही है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर आपका कौन सा है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा यहाँ फॉलो हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग फॉलो हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि वर्क को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं, ठीक। साथ साथ ये भी ध्यान दिया है कि सुपरविजन कर सकें, ऑफिशियल इंचार्ज बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेटिंग का काम हो रहा है और कौन किसको क्लैरिटी दी गई है कि किसको कितना कंट्रीब्यूशन हर इवेंट में करना है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हाईलाइट करते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका परफॉर्म हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। The CEO of eSolution Private Limited is of the opinion that decentralization affords greater autonomy to the lower levels. जो CEO हैं ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के, उनका मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ताकत दे देती है, ज़्यादा फ्रीडम दे देती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, एज वेल एज डिवीजन और डिपार्टमेंटल हेड्स को, और डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह को भी ज़्यादा फ्रीडम दे देती है डिसीजंस लेने की। बात सही है इनकी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आप अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो कई लोगों के बीच ताकि वो अपने लेवल के डिसीजंस ले सकें। This allows them to function in a manner best suited to their department and foster a sense of competition among the departments. और इससे होता क्या है? इससे आपका बेस्ट सूटेड डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपने मैनर में काम कर पाते हैं और कंपटीशन उनके बीच बना रहता है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। Consequently, with each department doing its best in bid टू आउटडो दी अदर, यहाँ पे एक दूसरे को हराने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे से बेस्ट दिखने की कोशिश की जाती है। द प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ता है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू जनरेट मोर रिटर्न, और जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा पाती है, विच कैन बी यूज फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस, जिस पैसे को बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज़ किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ किस इम्पॉर्टेंस की बात की जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन में? सो योर आंसर इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। हमारी मेन बात जो हो रही है फ्रीडम मिलती है और बेस्ट सूटेड काम है, सब लोग कंपटीशन बना रहता है,
लास्ट में हमने जो बात की है वो बात की है हमने कि ज़्यादा रिटर्न आता है जिसकी वजह से हम एक्सपेंशन कर पाते हैं। ये जो लाइन है ये आपकी मेन लाइन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात की गई है कि ग्रोथ कर पाती है हमारी कंपनी अगर डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता है तो। देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वॉज इन्वाइटेड बाय राघव लिमिटेड, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया। ही गेव अ लेक्चर इन द मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये इन्होंने एक लेक्चर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। He said that during this function the establishment of working relationships clarifies। उन्होंने बताया कि इस फंक्शन में वर्किंग रिलेशनशिप के बीच काफ़ी क्लैरिफिकेशंस रहता है, यानी कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वे, क्लैरिफाई वे में प्रेजेंट रहता है। ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट टू हिम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कितना काम करेगा, ये सारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करने की वजह से। दिस रिमूव एम्बिग्यूटी, ये किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को रिमूव करता है। इन रिटर्न इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाते हैं। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर देयर बाय इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से ही एक हायरार्किकल ऑर्डर यानी कि टॉप मिडिल लोअर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो पाता है, और कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है ये डिसाइड हो पाता है, कौन किस पद पे है ये डिसाइड हो पाता है, किसके पास कितनी एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी यानी कि पावर है ये डिसाइड हो पाता है, टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें यहाँ हो पाती हैं। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। सो योर आंसर इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहाँ जनरली जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी काम करने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। ये आपको आंसर पूरा का पूरा मिल भी जाएगा। आपके कीवर्ड्स इसी में, आपका कीवर्ड यहाँ पे दे रखा है कि फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं उसमें कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है ये सब बताया जाता है। तो ये जो है स्पेसिफाइज हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम, ठीक है, क्लैरिफिकेशन बनी रहती है, क्लैरिटी बनी रहती है, ये सारी चीज़ें हमें इस लाइन से नज़र आ रही हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, लास्ट में भी कहा जा रहा है कि आपकी एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी यानी किसके पास कितनी पावर है ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। रिलेशनशिप्स क्लैरिफाई होते हैं ये भी बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप पे। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अनीता ओपनड हर ओन ट्रैवल एजेंसी, अनीता ने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी ओपन की। सम टाइम बैक शी असाइंड वर्क टू हर 3 एम्प्लॉयज़, इन्होंने 3 एम्प्लॉयज़ में ये काम को बांटा। श्रेया यू आर इन चार्ज ऑफ एयरप्लेन ट्रेन एंड बस रिजर्वेशन, श्रेया जो हैं वो रिज़र्वेशन के लिए, तीनों जो एयरप्लेन और ट्रेन और बस हैं इनके रिजर्वेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। अंकित जो हैं यू विल टेक केयर ऑफ अकोमोडेशन बुकिंग, और अकोमोडेशन यानी लोग कहाँ रहेंगे उसकी बुकिंग का जो पूरा देखेंगे काम, वो कौन है, अंकित। एंड देन साहिल यू विल कीप ट्रैक ऑफ ऑनलाइन क्वेरीज एंड क्रेडिट पेमेंट, आप क्रेडिट पेमेंट पे ध्यान देंगे, साहिल जो है वो क्रेडिट पेमेंट पे ध्यान देंगे, और लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं उनको सुनेंगे आप। आई वॉन्ट रेगुलर रिपोर्ट फ्रॉम दी 3 ऑफ यू, इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे आप तीनों से ही रेगुलर रिपोर्ट चाहिए है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट डिसाइड हो रहा है, तो आंसर है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन क्या क्या डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या इसका मतलब होता है कि काम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। हम 2 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो फंक्शनल है, क्योंकि इनका काम क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए इन्होंने। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट बना दिया इन्होंने, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट बना दिया, और इन्होंने कस्टमर केयर या कस्टमर ग्रीवांसेस का एक डिपार्टमेंट बना दिया, कस्टमर हैंडलिंग का डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये चीज़ क्या है, फंक्शंस सिमिलर काम को एक जगह इकट्ठा करके उसको हमने पुटअप कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है यहाँ पे। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC लिमिटेड इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन, ABC एक कंपनी है और वो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करती है। द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मैन्युफैक्चर 500 वॉशिंग मशीन्स, इनका टारगेट है 500 वॉशिंग मशीन्स एक दिन में मैन्युफैक्चर करना, ओके। देयर इज़ एन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी सारा काम बहुत ही स्पेशलाइज वे में, जिसको जो काम मिला है वो करता है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक है अपने काम में कि
कौन किस काम को करेगा। विच प्रमोट एफिशिएंसी, और इसी की वजह से इनके यहाँ एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ के बीच, यानी वो काम करने में काफ़ी अच्छे हैं। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, काम का डुप्लीकेशन भी नहीं होने पाता क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम को डिवाइड कर रखा है। इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो डुप्लीकेशन है वर्क का वो नहीं होने पाता। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपना रहे हैं। सो योर आंसर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। क्यों, एक ही सामान बन रहा है वॉशिंग मशीन, ठीक, और साथ ही साथ ऐसा है जिसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी हो पाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ रही है एम्प्लॉय की, और काम का डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ क्या शो करती है कि इनके यहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। National Tech Limited has grown in size. It was a market leader, but with changes in business environment and with the entry of MNCs, its market share is declining. नेशनल टेक लिमिटेड एक कंपनी है, वो धीरे धीरे साइज़ में काफ़ी बढ़ रही है और मार्केट लीडर बन रही है, बट विथ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से और नई एमएनसीज मार्केट में आ जाने की वजह से धीरे धीरे मार्केट में इनका शेयर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ शेयर का मतलब वो शेयर्स और बॉन्ड्स नहीं है, यहाँ पे मतलब है इनकी डिमांड। टू कोप अप विद द सिचुएशन, CEO स्टार्टेड डेलीगेटिंग सम ऑफ हिज अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या किया, अपने इस सिचुएशन को फेस करने के लिए CEO ने डेलीगेट यानी ट्रांसफ़र कर दिया अपनी कुछ अथॉरिटीज़, किनको, जनरल मैनेजर्स को। हु ऑल्सो फेल्ट हिमसेल्फ ओवरबर्डन, अब जनरल मैनेजर भी अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रहे थे। विद द अप्रूवल ऑफ CEO की परमिशन से जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने भी डिस्पर्स यानी उन्होंने भी ट्रांसफ़र कर दी अपनी कुछ अथॉरिटीज़ अलग लेवल्स पे, दूसरे लेवल पे, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भर में, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या हो रही है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो आंसर आपका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। क्यों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों नहीं हो रहा। एक सवाल यहाँ आ सकता है कि मैम यहाँ तो आप लगातार अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, CEO ने अपनी अथॉरिटी दी, जनरल मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी दे दी क्योंकि वो ओवरबर्डन थे, बात सही है, लेकिन लास्ट में आते आते हमें वर्ड दिख जाता है टू वेरियस लेवल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हुआ है। तो यहाँ जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर केवल एक लेवल पर केवल अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेलीगेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अथॉरिटी का। सो योर आंसर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं मुझे, या आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर के थ्योरी और थ्योरी और केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देती जा रही हूँ। बाकी आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मेरी इसी चैनल पे मिल जाएगा, यानी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड चैप्टर एक्सप्लेनेशन, MCQs क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारा कंटेंट आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।